अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ समा मनी विद गज़ाल। और आज की ये जो एपिसोड है ये इकोनॉमिक सर्वे के नाम, इक्तसादी सर्वे के नाम, बड़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हमें देखने को मिली। कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ नॉट सो अच्छी। अब आज की सारी गुफ्तगू इसी चीज़ पर होगी कि क्या क्या हमने अचीव किया, क्या हम अचीव नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए। ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रिजवान आमिर साहब, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची। रिजवान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। गजाल, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बेहतरीन रिजवान साहब, बेहतरीन। अच्छा मुझे बताएं कि औरंगज़ेब साहब आकर सब बता तो गए हैं कि भाई सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि हमने जो अपना मेन टारगेट रखा था इकोनॉमिक ग्रोथ का, जीडीपी ग्रोथ का, हम वही नहीं कर पाए अचीव। गजाल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, दो बड़ी बुनियादी चीजें होती हैं किसी भी मुल्क की। आप एक जीडीपी ग्रोथ का टारगेट सेट करते हैं और उसको ना सिर्फ ये है कि आपको अचीव करना होता है, अगर अचीव आप ना भी कर पा रहे हो तो उसके करीब करीब आप कर लेते हैं। हम्म। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर बहुत सारे सवालिया निशान लगते हैं आपकी कारकर्दगी पे, आपकी प्लानिंग पे, आपकी जो आपने सारी बनाई होती है पॉलिसी उन पे, कि क्यों ऐसा हुआ कि आप जीडीपी ग्रोथ का टारगेट अचीव नहीं कर पाए। बिल्कुल। आप ना सिर्फ जीडीपी का ग्रोथ का टारगेट अचीव नहीं कर पाए, बल्कि आप कई चीजों में फेल रहे हैं। आपका 12,900 अरब रुपए का जो रेवेन्यू टारगेट आपने कलेक्शन का रखा था, आप वो भी नहीं अचीव कर सके। 1,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। बिल्कुल है। मैं बताऊं गजाल, देखें, ये 2023 जो है ना, वो हमारा बड़ा मुश्किल साल था। हम एक ऐसी जगह पे आ गई थी, इकोनॉमी की बात हो रही थी कि हम शायद डिफॉल्ट ना कर जाएं, इस बात तक का खतरा था। ऐसे ही है। लेकिन उसके बाद 2024 का जो साल था, मैं आपको 2023 का पहले थोड़ा सा बताता हूँ कि हमारे ज़राअत का शुबा उस वक्त 2.2% जो है इससे ग्रोथ की थी हमारे ठीक है। ज़राअत के शुबे ने। ठीक उसपे है। 2024 में 6.4% ये ग्रोथ हुई। तो यहाँ से हमने ज़राअत से टर्न अराउंड करना शुरू किया था। उस वक्त ना औरंगजेब साहब की कहीं क्या कहते हैं एंट्री थी, ना कुछ था। हम्म। हमारी ज़राअत का शोबा इसलिए ग्रोथ किया था कि हमारे किसानों ने बहुत अच्छा जो है क्या कहते हैं, वीट की हमारी फसल अच्छी हुई थी, हमारी कॉटन की फसल अच्छी हुई थी। इसमें हमारे किसानों का बहुत बड़ा दखल था। बिल्कुल था। और फर्टिलाइजर की कीमतें वगैरह जो है वो मुस्तहकम रही थी, उसकी दस्तयाबी हुकूमत ने यकीनी बनाई थी, जिसकी वजह से। और पानी, हमारा पानी के हवाले से भी वो साल अच्छा रहा था, कुछ बेहतर हुआ था, और जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारी ज़राअत ने ग्रोथ की थी। तो फिर लेकिन अभी यही टू चीज परसेंट से 0.6% पे कैसे आ गया? अ, यही चीज जब मैं आपको बताऊं कि ये जो ज़राअत का शुबा हमारा बहुत अच्छा तरक्की कर रहा था 2024 में माली साल में, वो 2025 का जो माली साल अब एंड के करीब है, इसमें हमारी ये गिर के जो है वो 6.4% से सिर्फ 0.6% रह गई, यानी 1% भी ग्रोथ नहीं हुई है हमारे ज़राअत के शुबे ने। यही वजह है कि हम अपना जो है वो क्या कहते हैं जीडीपी का टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाए। खिदमात के शुबे को देखें तो आप 2023 में माली साल में ये 0.01% था, ना होने के बराबर हमारी ग्रोथ थी। लेकिन यही ग्रोथ जो है 2024 में बढ़ी थी और 2.24% हुई थी। उसके बाद जो है 2025 में 2.9% हुई। हम्म। इसने हमारी जीडीपी ग्रोथ को कुछ ना कुछ संभाला। हाँ, अलबत्ता हमारी सनत जो है वो जो 3.1% माइनस में चली गई थी 2023 में, वो 2024 में 1.4% माइनस रही। इसमें यहाँ रिकवरी आई 2024 में, और उसके बाद फिर बड़ा अच्छा साल रहा बिल्कुल। 2025, जो हमारा 4.8% हमारा सनती शोबे ने ग्रोथ किया। यही वजह है कि हमने अब ये जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो 2.7% आया। अदरवाइज शायद ये भी ना आता। तो बात ये है कि देखिए, आप पूरे साल ये कौम को ये बताते रहे कि आपकी जीडीपी ग्रोथ होगी 3.6%। हम्म। स्टेट बैंक पूरे साल कौम को ये बताता रहा कि 3% से ज्यादा होगी, 2.5 से 3.5% उसका हदफ उसने रखा। बिल्कुल। जबकि आलमी बैंक कहता रहा कि आपकी 2.5% होगी, 2.4% होगी। आईएमएफ कहता रहा कि आपकी 2.5%, 2.6% होगी। एडीबी कहता रहा कि आपकी 2.7-8% होगी। इसके और वही हुआ जो आलमी इदारों ने कहा, आपकी जीडीपी ग्रोथ वहीं आई। तो ओवरऑल तो आपने जीडीपी जब आपने जीडीपी ग्रोथ का टारगेट मिस कर दिया, तो इसका मतलब है आपने बाकी सारी चीजें भी मिस की हैं। बिल्कुल। तो 12,900 अरब रुपए का जो टारगेट था रेवेन्यू कलेक्शन का, इसमें 1,000 अरब का शॉर्टफॉल आया। ये शॉर्टफॉल आया इसके बावजूद कि आपने तनख्वाहदार तबके को निचोड़ लिया। आपने उन पर टैक्सेस 2 साल में डबल कर दिए। बिल्कुल। जो आज से 2022 में, सिर्फ 3 साल पहले, आप तनख्वाहदार तबके से 110 125 अरब रुपए का जो क्या कहते हैं टैक्स वसूल किया करते थे, वो इस साल 550 अरब रुपए का टैक्स आप वसूल करेंगे।
₹550 अरब, यानी कि एक्सपोर्टर अनबिलीवेबल। और रिटेलर ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके ने दिया है। आपने एटसोर्स एफबीआर की कारकर्दगी की तो मतलब खुल के बेनकाब कर हो गई ना यहाँ पे, कि आपने जब ₹550 अरब सिर्फ तनख्वाहदार तबके से टैक्स ले लिया, एटसोर्स काट लिया, और आपने ताजिर दोस्त स्कीम जो लेके आए, आप उसमें ₹35 लाख का टैक्स जमा किया, जिसके ऊपर आपने सिर्फ उसकी जिसकी पब्लिसिटी पे, एडवर्टाइजिंग पे आपने जो है वो करोड़ों रुपए खर्च किए थे, बिल्कुल। और ऑफिस बनाने पे, चीजों पे तो नाकाम रहा एफबीआर। देखा जाए तो उसने क्या कहते हैं, वो जो गिरोथ की है एफबीआर ने, एफबीआर की उसमें काबिलियत का कहीं दखल नहीं है। बिल्कुल। आपने तो जो एटसोर्स था और इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो आपने बढ़ा बढ़ा के जनरल सेल्स टैक्स लगा दिया बहुत सारी चीजों पे जो पहले नहीं था। दूध जैसी अशिया पे आपने लगाया। तो जब जाहिर सी बात है इतनी शहर पे लग गया, तो मैं यहाँ एक और बात भी कहना चाहूंगा गजाल के, बात कहिए। ये है कि अब आप रख रहे हैं ₹14,200 अरब का टैक्स रेवेन्यू टारगेट। हम्म। तो ये टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो पहले ही 1,000 अरब का शॉर्टफॉल इस साल आया है, तो ये इसको आप लगा लें कोई 12,000 अरब के लगभग बनता है। अब आप रखेंगे 14,200 रख रहे हैं जो कि टारगेट अगले माली साल का, तो यानी ₹2,200 अरब आप कहाँ से लाएंगे, कहाँ से इकट्ठा करेंगे? यानी आप, तो मेरी और रिजवान आपकी साहब, जेब वही वही होगा में ना। जाएगा। इन्होंने टैक्स नेट को तो बढ़ाना नहीं है, इन्होंने टैक्स लोड को बढ़ाना है, जो कि एक सेगमेंट पे डाला हुआ है, और मैं और आप ही आएंगे उसमें फिर से। जी, जो लोग पहले से टैक्स नेट में, उनको ही निचोड़े जाओ, और क्या कहते हैं जो नए शोबे हैं, आम स्मगलिंग के ऊपर ये कर्टेल नहीं करते, ज़राअत के ऊपर ठीक तरीके से जो टैक्स लगाना चाहिए जिस तरह उस तरह नहीं करते। फिर बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो टैक्स नेट में अपनी आमदनी के मुताबिक टैक्स नहीं दे रहे। रिटेलर का शोबा है, एक्सपोर्टर्स नहीं दे रहे हैं अपनी आमदनी के मुताबिक टैक्स। चोरी कितनी हो रही बहुत ज्यादा है, हो रही है। स्मगलिंग, एक पेट्रोलियम सेक्टर की स्मगलिंग देखें तो ₹500 अरब का नुकसान तो वहां से होता है। फिर गवर्नमेंट की जितनी एसओईज हैं जो क्या कहते हैं नुकसान में चल रहे हैं इदारे, उनको मुसलसल आप क्या कहते हैं सब्सिडाइज करे चले जा रहे हैं। किसकी जेबों पे? मेरी और आपकी जेबों से बिल्कुल। जाता है फिर। लेकिन रिजवान साहब, इसमें एक और जरा फैक्टर आता है, वो मैं आप चाहूंगा उस पर भी अपनी राय दें, कि पूरा साल औरंगजेब साहब ये करते आए हैं एक्नॉलेज कि जी हमने तनख्वाहदार तबके पे बहुत ज़्यादा बोझ डाला है, हम इसको एक्नॉलेज करते हैं। और सुनने में आ रहा था, बड़ी तजावीज़ भी आ रही हैं कि इस दफ़ा कोई रिलीफ मिलेगी सैलरीड सेगमेंट को, वाकई मिलेगी, क्योंकि मुझे लग तो नहीं रहा। बहुत मॉडेस्ट से हमने, हमारे जरा ये बता रहे हैं, क्योंकि आप आईएमएफ प्रोग्राम में हैं, आईएमएफ की आपको क्या कहते हैं गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। तो हम्म। उस हिसाब से जो है वो बहुत ज्यादा कोई, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतना उसको क्या कहते हैं स्पेस मिल गया है, फिजिकल स्पेस, कि वो तनख्वाहदार तबके को कोई बहुत ज्यादा रिलीफ दे सकती है। हमारे इत्तलात के मुताबिक 2.5 से 5% का रिलीफ जो है वो क्या कहते हैं आईएमएफ के साथ तय हुआ है। ठीक है। और बड़ी तनख्वाह वालों को जो है वो 2.5% तक, हम ये बता रहे हैं, खबर दे रहे हैं अपने नाजरीन को कि 2.5% तक। और जो तनख्वाहदार तबका जो छोटी सैलरी वाले हैं, वो जो है 5% तक उनको रिलीफ मिलने का इम्कान है। जो 50,000 से ऊपर जो है वो तनख्वाह जो है टैक्सेबल हो जाती है, हम्म। उसमें सुनने में आया है कि रिलीफ दिया जा रहा है शायद 80,000, इसको क्या कहते हैं टैक्स स्लैब को ले जाया जाए। और वो 1 लाख आ, वाला भी तो प्रपोज किया गया था कि 1 लाख से स्टार्ट किया जाए। कम से कम ये कहा गया था, जाहिर बात है सैलरीड अलायंस की तरफ से भी, और सब का ये था कि कम से कम आप 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह जो है वो उसको टैक्स से मुस्तस्ना कर दें। हम्म। लेकिन सुनने में आया कि आईएमएफ इस बात पे राजी नहीं हुआ है, तो ये शायद ये 80 या 85 हजार तक का टैक्स स्लैब बनेगा कि जिसको टैक्स छूट होगी। अभी भी ये इस बात में भी जो है वो कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन अभी अभी गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपने पास अनऑफिशियल है, जब तक बजट आ शो नहीं नहीं कर जाता रही। तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब अच्छा, मुझे जी बताएं, जी, चले मॉडेस्टली, तो अगर ये सैलरीड सेगमेंट को 2.5 से 5% दे देते हैं, हाइपोथेटिकली हम कह रहे हैं, अगर दे भी देते हैं, तो बाकी इन्होंने फिर कहीं ना कहीं से तो पूरा करना होगा। अगर एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से अच्छा खासा निचोड़ेंगे भी तो सही ना। अब वो सुनने में आ रहा था पेट्रोलियम की भी कीमतें बढ़ जाएंगी, लेवी उस पर एक्स्ट्रा लगाई जाएगी, तो थोड़ा उसका भी बताएं। कार्बन टैक्स तक लगने जा रहा है। अरे, आपने देखे इतने क्लाइमेट फ्रेंडली हो गए हम। पेट्रोलियम लीवी जो इस वक्त ₹70 आप 1 लीटर पे लोगों की जेबों से ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, हम्म। इसको आप ये तो कर दिया है कि आप इसको 90 रुपए तक ले जा सकते हैं। यानी यहाँ तक तो आपने कर लिया है काम। हम्म। अभी लगा नहीं है 90 रुपए, लेकिन आपने वो ऑब्वियसली। बना लिया है कि मतलब हम्म। उसकी जो है ना कि 90 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। इसका प्रपोज हो गया। मैं एक बात कहूँ, देखे मैं आपको बताऊं, दो बताएं। चीजों में आपको बताता हूँ, दो बातें, और ताजिरों के हवाले से, और हम्म। दो बातें मैं आपको अब अपने जो मईशत के कमाऊ पूत है ना, उनके हवाले से मैं जी आपसे जी। बात करना चाहूंगा जरूर। देखिए, पाकिस्तान मुल्क भर में 70 लाख छोटे ताजिर हैं हम्म। जो टैक्स नेट में नहीं है। सही है। बिल्कुल। आप इनको कुछ भी नहीं करें, आप इनको 1,000 रुपए इनके ऊपर टैक्स कर दें महीने का, सिर्फ कि भाई आपको सिर्फ ₹1,000 टैक्स देना है 1 महीने का।
ये तो मतलब एक ऐसा है ऊंट के मुंह में जीरा के जैसा। बिल्कुल। लेकिन क्या होगा, ये 70 लाख लोगों को आप एक बार टैक्स नेट में ले आए, टैक्स नेट में ले आए और उनसे मिनिमम टैक्स ले लें हम्म। महीने का 1,000, 1 साल तक आप इन्हें कुछ नहीं कहें, इनसे 1,000 रुपए हर महीने लेते बिल्कुल, हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके उसके आप। बाद जी। हाँ, ये टैक्स नेट में आ जाएंगे 70 लाख नए आपके पास, वो क्या कहते हैं, वो आ जाएंगे टैक्स देने वाले, टैक्स देने जगह। ठीक है, फिर आप इनकी आमदनी के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता इन पे वो जब जाहिर बात है टैक्स नेट में आ जाएंगे, टैक्स फाइल करेंगे, तो फिर इनको लाजमी बात है कि आप इनसे गुफ्तो शनीद करके मजाक रद करके इसको इजाफा कर सकते हैं, एक। अच्छा, हम्म। दूसरे देखिए, ताजिरों की जो तवक्कात है ना इस बजट से, वो अब आप देखें, एक दो चीजें हुई हैं इस मुल्क में। एक चीज ये हुई है कि आपका जो क्या कहते हैं पेट्रोलियम का बिल है ना, वो काफी नीचे आया है, क्योंकि दुनिया भर में तेल की कीमतें नीचे आई हैं। हम्म। डॉलर आपका चूंकि मुस्तहकम रहा है, और शरह सूद 22 से 11% पे आने की वजह से गवर्नमेंट को जो क्या कहते हैं सूद देना पड़ता था, उसमें काफी पैसा बचा है गवर्नमेंट का। तो बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास स्पेस आई है। जब फिस्कल स्पेस आई है तो अब ताजिर ये कहते हैं कि आपके पास देखिए, कोई भी कारोबार के बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल की सबसे बड़ी जरूरत होता है, इंडीड। कैपिटल। कैपिटल दो जगहों से आता है कैपिटल। एक आता है डेट की सूरत में बैंकों से, कि वो प्राइवेट हम्म। शोबे को जो है फाइनेंस करते हैं, कर्जा देते हैं। और दूसरा आता है इक्विटी की सूरत में, यानी दूसरे शेयर होल्डर बनता है, फाइनेंसर इन्वेस्टर आपके कारोबार में, वो आपको पैसा देते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में हो ये रहा था कि 22% शरह सूद पर बैंक निजी शोबे को कर ही नहीं रहे थे, और वैसे भी 22% पे कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कारखाना वायबल हो ही नहीं सकता। तो निजी शोबे ने भी कर्ज लेना छोड़ दिया था, और बैंकों के लिए भी आसान हो गया था। वो 22% जो है गवर्नमेंट को दिए जा रहे थे कर्जे, और 22% घर बैठे खाए जा रहे थे और क्या कहते हैं बैठे बिठाए के। ना पाकिस्तान में कोई शरत लग रही थी, ना पाकिस्तान में रोजगार पैदा हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। ये फिर ये सिनेरियो तब्दील हुआ 22 से जब 11% पे आए, तो बैंकों को भी लगा कि अब उनका मुनाफा, उनको इतना मुनाफा नहीं मिलेगा। हम्म। आप इंटरेस्ट इनकम तो देखे बैंकों की, हजार सैकड़ों अरब जो है ये कमा रहे हैं, इनके डबल बिल्कुल। हो बिल्कुल। चुकी है। ये अब नहीं है, ठीक है। हम्म। इसके बाद फिर जो है इसके साथ साथ जो है निजी शोबे को जो है, जब आपकी स्टॉक मार्केट ने फ्लोरिश किया, आप लोगों ने यहाँ पे आईपीओ के कंपनी, वो आईपीओ कामयाब हुए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लोगों से कर्ज लेने का जो है रुझान बढ़ा अपने कारोबार को शुरू करने के लिए, तो वो ये चीज पाकिस्तान में अच्छी होना शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें सिनेरियो तब्दील हो रहा है, लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप भले आप इस वक्त क्या कहते हैं, आपकी जीडीपी ग्रोथ नहीं है इतनी अच्छी, वो हो भी नहीं सकती एकदम से। वो दो ही मॉडल होते हैं। अभी वजीर खजाना ने कहा भी कि हम अपना जो ग्रोथ का डीएनए उसको चेंज करना चाहते हैं। हम अभी इंपोर्ट खोल दें सारी, और उसके बाद उसके बाद बढ़ा लें, फिर क्या कहते हैं हम जीडीपी ग्रोथ, कस्टम ड्यूटी से पैसा आ जाएगा और चीजों से आ जाएगा, सनतें भी थोड़ी बहुत लगेंगी, लेकिन उससे क्या होगा, वही इंपोर्ट, फिर हम क्या हमारा जो है करंट अकाउंट जो इस वक्त सरप्लस है, वो हम खसारे में चले जाएंगे। हम्म। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है सनत का खामाल और सनत की कारोबारी लागत। वो बिल्कुल। होता है बिजली और गैस। बिल्कुल। आप बिजली और गैस को जो है कंपेटिटिव कर दें रीजन के दीगर ममालिक की तरह, पाकिस्तान में भी। एक दूसरे बात, उनको अब जो कर्जे वो लेना चाहते हैं बैंकों से, वो 22% ले नहीं पा रहे थे, अब ये 11% इसको वापस लेके आए। आप क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट अभी भी पाकिस्तान में ज्यादा है। जब आपकी 5% इन्फ्लेशन आ गई है, तो हम्म। आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा से ज्यादा 7% होना चाहिए, 8% होना चाहिए, आई इससे एग्री। ज्यादा नहीं होना चाहिए, आई एग्री। सिंगल डिजिट में आ जाएगा। यही वो ताजिर तबका भी चाहता है, तो वो गवर्नमेंट से वो बैंकों से पैसे लेगा और अपने कारोबार के एक्सपेंशन करेगा। पाकिस्तान में एक अरसा हो गया नई सनतें लगना तो बंद हो गई, जो मौजूदा सनतें उन वो भी एक्सपेंशन नहीं कर पा रही थी, वो चल नहीं पा रही थी। अब हम्म। ये चीज बदलेगी अगर गवर्नमेंट इसको शरह सूद को और कम करे, जैसा कि ये लोग चाहते हैं। एक फाइनल टैक्स रिजीम था, गवर्नमेंट सारी सनतें फाइनल टैक्स रिजीम के मुताबिक गवर्नमेंट को टैक्स पे किया करती थी। उससे गवर्नमेंट ने पिछले साल आईएमएफ के कहने पे इसको निकाल के नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाल दिया। इससे क्या हुआ, एफबीआर के मजे आएंगे, या वो अंडर हैंड टेबल डील करेंगी, वो जो हम्म। बना के भेजेंगी कि भाई सनतों का कि आपने ये इतना टैक्स दिया, ये इतना टैक्स बनता है, इतना बनता है। अब आ जाए गुफ्तो शनीद कर ले, बात बन जाएगी, तो वो क्या कहते हैं जेबें उनकी भर जाएंगे, एफबीआर वालों की नहीं बनेगी तो उसके ऊपर टैक्स ठोक देंगे। ये बिल्कुल। सब चीजें पहले कोई पूछा नहीं जाता था, फाइनल टैक्स रिजीम थी पाकिस्तान में सनतों के लिए। लेकिन आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, एफबीआर के पास है, बहुत सारे टूल होते हैं।
फाइनल टैक्स रिजीम बहाल की जाए, ताजिर ये चाहते हैं। फिर ताजिर चाहते हैं सुपर टैक्स आपने लगाया हुआ है इसको हटाएं। फिर इसके साथ साथ बाकी पॉलिसियां जो है वो ताजिरों ने भी जितने तजावीज भी दिए ना सारे, OICC को ले लें आप, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को ले लें आप, FPCCI को, कराची चैम्बर को, हमने उनकी बजट तजावीज पढ़ी, आबाद की। उसमें जो बुनियादी 4 बातें ना मैंने आपको जो अभी बताई कि जी बिजली जी गैस की कीमत कम करें, फाइनल टैक्स रिजीम में दोबारा सनतों को लेके आए, सुपर टैक्स हटाएं, फिर माशी पॉलिसियां जो है ना ये तसलसल के साथ हो और लॉन्ग टर्म हो। 5 साल की माशी पॉलिसी दे दें, उसको फिर कोई छेड़े नहीं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट वो खड़ी हो जाए कि भाई नहीं ये कर दी थी, ये हमारे मुल्क मैशत के लिए लाजमी थी। बहुत सोच विचार के बात बनाए, लेकिन बनाए और 5 साल की बनाए और तसलसल के साथ वो चलता रहे। लेकिन इस रिजवान मुल्क साहब को जरूरत भी आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, हमें पता है कि ये होना बड़ा ही कोई अनरियलिस्टिक किस्म का है। जो नया बंदा आएगा वो अपने एजेंडा के साथ आएगा, अपने इंटरेस्ट के साथ आएगा और आते साथ ही पॉलिसी ऐसे करके बदल जाएगी। रिजवान साहब वक्त हमारे पास बड़ा कम रह गया, तो मैं आना चाहूँगा ज़रा ऐसे टॉपिक्स पे जो ज़रा हमारे मैसेज को अट्रैक्ट करे, उनका जिससे लेना देना है। मुझे बताएं कि हमने जैसे अभी जिक्र किया था कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो कितनी कितनी हुई, कितनी ना हो सकी, तो उससे मुझे बताएं अब कीमतों पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट फसलें हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो सकी, मनफी और नीचे चले गए हम, तो अब उसकी वजह से क्या ये मकई, गंदम, आटा, इनके रेटों में इजाफा होगा? क्या गरीब आवाम और पिसेगी? जो आटे की कीमत क्या पाकिस्तान में 160 170 तक जा पहुंची थी, जब वो आज 100 रुपए किलो पे आटा वापस आ गया है, क्योंकि बम्पर फसल हुई वीट की और वीट सस्ती हुई। लेकिन उसका आज तक कोई क्या कहते हैं इतना सा भी इम्पैक्ट, आप मुझे बताएं, आपने कोई डबल रोटी 10-15 रुपए सस्ती खरीदी? आपने नहीं किसी कन्फेक्शनरी पे क्या कहते हैं कोई पैसे कम हुए? नहीं। कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान में एक बार कीमतें बढ़ जाती हैं तो बढ़ जाती हैं, उसके बाद वो नीचे आती ही नहीं है। तो ये तो यहाँ पे तो बहुत सारे माफियाज है ना। मैंने तो अपने वजीर खजाना से OICCI की एक मीटिंग में सवाल भी किया था। मैंने कहा आप लाख ये बोलते रहे कि 60 साल की कमतरीन सतह पे है महंगाई, लेकिन हकीकत क्या है, जमीनी हकाइक क्या है कि आज भी दूध जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 220 रुपए किलो लोगों को मिल रहा है। क्या बिल्कुल। दूध की कीमत नीचे आ गई? क्या चीनी की कीमत नीचे आ गई? क्या आटे की कीमत नीचे आने पर रोटी सस्ती हो गई? आज भी क्या कहते हैं बच्चों की तालीमी अखराजात देखें वो जो 100 गुना बढ़ चुके हैं लोगों के। आज भी ट्रांसपोर्ट का किराया कम नहीं हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ गई, आपने कुछ कर लिया? उस पर उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था कि हम ECC में इस मसले को लेके जा रहे हैं इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में, और अब जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियों को जो फाल करेंगे, बाकायदा कानून साजी होगी और जुर्माने होंगे, गिरफ्तारियां होंगी। उस दौरान में चिकन की कीमत जो उस दिन मैंने सवाल किया था वो जो 500 रुपए 550 रुपए थी, वो 800 रुपए पहुंची। गोश्त की कीमत जो 1100 1150 रुपए की बछिया का हड्डी वाला गोश्त मिलता था, वो आज पाकिस्तान में 1400 रुपए कराची में। ऐसे ही है। एक किसी चीज की कीमत कम नहीं हो सकी। लेकिन लोगों की रिजवान भाई, जब फिर ये सारे ऐसे खरीद केस आ खत्म रहे हो हैं, चुकी है। इतना ब्रैग करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले आए, तो इसमें फिर आम आदमी का क्या फायदा? कि अगर आप बस एक स्टेटिस्टिक को उठा के बोलते रहो लेकिन उनको फिर भी चीजों की कीमतें वही आसमान को छूती फिरें, उनके बजट में ना आए, तो फिर इस चीज का क्या फायदा? ये गवर्नमेंट को देखें सोचना होगा इस बात पे कि अब नंबरों की हद तक आप कितना भी कुछ कहते रहे, लेकिन जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा ना, हम्म। आवाम मुतमईन नहीं होंगी। आवाम का हाल ये है कि जो शख्स पहले क्या कहते हैं 3 वक्त का खाना खाता था, यकीन करें वो 2 वक्त का खाना खा रहा है। बिल्कुल जो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था उसने निकाल के नॉर्मल से स्कूल में डाल लिया है। बिल्कुल। ट्यूशन पढ़ा नहीं पा रहे बच्चों को। जो 4 कपड़े बनाता था साल में, उसने 2 कपड़े कर लिए। अवाम की हालत बहुत पतली है। अब गवर्नमेंट कुछ भी कहती रहे, इसको सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ नंबरों का गोरख धंधा या आदाद शुमार से जो है ना अवाम को आप मुतमईन नहीं कर सकते या उनको रिलीफ नहीं दे सके हकीकी मायनों में। ये बिल्कुल तो है। नंबरों के हद से आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी का भी सोचना है, कोई एक्चुअली नंबर्स तक तो नहीं ना सारी जिंदगी महदूद रहती। रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना टाइम देने का। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। जो भी आपका फीडबैक हो इस सारे इकोनॉमिक सर्वे पे, जैसी हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही, उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।